जी हाँ दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताओ कैसे हो। हम भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की मैराथन की। इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे कंपनीज एक्ट के मतलब से, कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस किस तरह की कंपनीज होती हैं। उसके बाद हम एक एक करके सारे सेक्शंस को कवर करेंगे। हम चलेंगे थोड़ा सा उल्टा, फिर पूरा सीधा। चलो शुरुआत करते हैं आज कंपनीज एक्ट की मैराथन से। चलेगी लंबे, आराम से ध्यान से सुनते जाना, बस सुनते जाना और तुम्हें चीजें याद आती रहेंगी और चीजें रिवाइज होती रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सी शांत गोयल आपके साथ ला रहा हूं कंपनीज एक्ट 2013 की मैराथन। ये जो मैराथन है ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है? ये मैराथन उन सभी सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि अपने एग्जाम्स मई 2025 में लिखने वाले हैं, और अगर वो सितंबर 2025 के अंदर भी लिखने वाले हैं तो भी वो इस मैराथन को देख सकते हैं। और ये उन सभी सीएम में इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है जो कि ये अपने एग्जाम्स अब जून 2025 में लिखने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी? फीचर्स ऑफ द कंपनी क्या होते हैं सर? हमने क्लास के अंदर पढ़ा था फीचर्स ऑफ द कंपनी होते हैं क्लैप्स। सी से होता है कॉमन सील, एल से होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, फिर ए से क्या होता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, पी से क्या होता है परपिचुअल सक्सेशन, और एस से होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सर कॉमन सील क्या होती है? सर कॉमन सील एक ऐसा स्टैम्प होता है जो कि हर एक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी को वैलिडेट करता है। सर आज की डेट में कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है, अगर दो डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे तो भी हमारी हर एक डॉक्यूमेंट कंपनी का वैलिड हो जाता है। तो कंपनी के फीचर्स के अंदर क्लैप्स के अंदर हमने सी को कवर करा, कॉमन सील। एल से होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो सर यहां पे एंटिटी अलग होती है, मेंबर अलग होते हैं, और इनकी ना लाइबिलिटी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसके अंदर तीन तरह की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सर हमने पहले देखा ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन सील। इन केस ऑफ नो कॉमन सील द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय टू डायरेक्टर्स, या फिर एक डायरेक्टर और अ कंपनी सेक्रेटरी। तो हमने नेक्स्ट फीचर क्या देखा सर? था लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी तो एक तो होती है हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड, इसके अंदर होता है लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो जितना अमाउंट हमारा अनपेड होगा शेयर कैपिटल का, फॉर एग्जांपल आपका फेयर वैल्यू है 10 रुपीज और आपका पेड अप कैपिटल का अमाउंट है, मतलब इतना कंपनी ने मंगाया 5 रुपीज, तो जो 5 रुपीज है हमारा हो गया अनपेड शेयर कैपिटल का अमाउंट। तो इतनी ही लाइबिलिटी रहेगी मेंबर्स की। तो दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। उसके बाद आता है लिमिटेड बाय गारंटी, जिसके अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट गारंटीड ओनली व्हेन द कंपनीज गेट इनटू लिक्विडेशन। अच्छा, एक चीज और होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिसके अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। इसकी हम डिटेल के अंदर आगे जाके जब हम कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी करेंगे उसके अंदर तीन तरह की कंपनी पढ़ेंगे, उसके अंदर हम इसको डिटेल के अंदर कवर करेंगे। बस अभी के लिए समझ लो कंपनी लिमिटेड की क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, और अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है। उसके बाद सर हमने देखा आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है क्रिएटेड बाय प्रोसेस, मतलब लॉ ही इस कंपनी को लाया था और लॉ ही इस कंपनी का अंत कर सकता है। लॉ ही इस कंपनी को लाया था और लॉ ही इस कंपनी का अंत कर सकता है, अदरवाइज इस कंपनी का कोई अंत नहीं होता। तो इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। ये क्या है? ये कोई पैदा नहीं होती कंपनी, ऊपर से कंपनी नहीं टपक के आती। तो लॉ जो होता है, लॉ ही इस कंपनी को फॉर्मुलेट करता है और लॉ ही इस कंपनी को एंड करता है। तो इट कैन क्या है, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, अपने नाम पे लोन ले सकती है और लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है। साथ ही साथ इट एक्ट्स थ्रू इट्स डायरेक्टर्स दैट इज सम ह्यूमन। अब देखो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो इसको चलाने के लिए क्या लगेंगे? इसके एजेंट्स। और इसके एजेंट्स कौन होते हैं सर? इसके एजेंट्स होते हैं इसके डायरेक्टर्स। तो कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी बिल्कुल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय प्रोसेस, क्रिएटेड बाय लॉ है, और इसको लॉ ही खत्म कर सकता है। तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ले सकती है, बैंक अकाउंट भी खुलवा सकती है, और यस सर कंपनी अपने नाम पे लोन्स भी ले सकती है, और कंपनी अपने नाम पे लाइबिलिटीज भी इनकम कर सकती है। इसका एजेंट कौन होते हैं? इसके एजेंट होते हैं सर डायरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं परपीचुअल सक्सेशन की। सर क्लास के अंदर हमने ये चीज डिस्कस करी थी, परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है। परपीचुअल सक्सेशन होता है कि लोग आएंगे लोग जाएंगे बट कंपनी सदा सदा के लिए चलती रहेगी। मेंबर्स विल कम एंड गो बट कंपनी विल गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर्स मे डाई और चेंज बट कंपनीज गो ऑन until it is wound up by on the ground specified by the act. So shares of the company may change hands indefinitely but it does not affect its existence. Law alone can bring end to its life. मतलब लोग आएंगे लोग जाएंगे, कंपनी सदा सदा के लिए चलती रहेगी। इसका हमने सबसे फेमस एग्जांपल देखा था रिसेंटली में, हाल ही में हमारे एक बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन टाटा, जिनका नाम है रतन टाटा, उनका भी
देहांत हुआ था। उसके बाद भी देखो कंपनी सारी आज भी चल रही है, टाटा मोटर्स भी चल रही है, टाटा टीसीएस भी चल रही है, टाटा बेवरेजेस, टाटा होटल, सब कुछ चल रहा है टाटा जी का, बट टाटा जी तो चले गए बट कंपनी आज भी चल रही है। तो मेंबर्स विल गो एंड डाई बट कंपनी विल गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी कब खत्म होगी? कंपनी जब खत्म होगी जब वो वाइंड अप हो जाएगी, स्पेसिफाइड बाय दैट। उसके बाद हमने देखा सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, डायरेक्टर्स अलग, और मेंबर्स अलग, शेयर होल्डर्स अलग। इसका क्या मतलब है सर? सर इसका मतलब है कंपनी अलग होती है डायरेक्टर से। मतलब अगर कंपनी अपने नाम पे लायबिलिटी लेगी तो इसमें डायरेक्टर की लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, वो उस चीज पे फर्क पड़ेगा। बट इसके अंदर कंपनी की लायबिलिटी देखी जाएगी, इसमें डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की, किसी की पर्सनल लायबिलिटी नहीं देखिए। अगर कंपनी ने लोन लिया तो कंपनी ही उसको पे करेगी। कंपनी ने अगर प्रॉपर्टी अपने नाम पे ली तो कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी, वो डायरेक्टर के नाम पे नहीं है। अगर रिलायंस आज कोई प्रॉपर्टी लेता है, रिलायंस आज अगर कोई लोन लेता है तो ये रिलायंस के नाम पे, ये मुकेश अंबानी ने लोन नहीं लिया, ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने लोन लिया। तो कंपनी अलग, मेंबर अलग, बिल्कुल सेपरेट होती है। एक दीवार होती है बीच में जिसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग, मेंबर अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर अलग, कंपनी अलग, शेयर होल्डर्स अलग। तो सर हमने फीचर्स ऑफ द कंपनी में क्या पढ़ा सर? क्लैप्स, सी मतलब कॉमन सील, एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन और एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सर इसके बाद आती है क्लासेस ऑफ द कंपनी। इसके अंदर तीन तरह की कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स हम डिवाइड करते हैं। 1% कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं सर? 1% कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 1, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी सर 1 होते हैं। और प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं सर? सर प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 200। ऐसी पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। तो सर डायरेक्टर्स के अंदर क्या होती है सर? डायरेक्टर के होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 1 और मैक्सिमम डायरेक्टर होते हैं कितने? 1% कंपनी के केस में होते हैं 15। ऐसी प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं सर? 15। ऐसे ही लिमिट, और ऐसे ही किसमें? पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 7। इसमें मेंबर्स बोला था मैंने, डायरेक्टर्स होते हैं 3, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 3, और मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम होते हैं 15। आप इनको बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो? बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आप इनके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को भी बढ़ा सकते हो। अच्छा सर फिर आते हैं हमारी 1% कंपनी में। हमने देखा था मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन होते हैं 1 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होते हैं 1। इसके अंदर डायरेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं 1 और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं 15। तो सर इसके अंदर 1% कंपनी के केस में कौन बंदा 1% कंपनी का मालिक, मेंबर बन सकता है और कौन बंदा नॉमिनी बन सकता है? तो सर हमने देखा अगर कोई इंडियन सिटीजन, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, एक तो नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। ऑन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब वो कंपनी बन रही है उस साल, उससे 1 साल पहले उसका रिसाइड होना चाहिए, रिसाइड फॉर मोर देन 182 डेज इन द लास्ट ईयर। पिछले 1 साल में अगर वो 182 डेज से ज्यादा स्टे करता है तो सर हाँ, मैंने आपको ये चीज इसलिए लिखाई है क्योंकि बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो सीएमए इंटर के बुक के अंदर 182 डेज लिखा हुआ है, इसको आप चेंज करके लिखिए 120 डेज। और सीए वाले बच्चों और सीए इंटर वाले बच्चों, आपने 120 डेज ऑलरेडी अपने बुक के अंदर मेरे हिसाब से कर लिया होगा। तो आप ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर क्या बोला मैंने? रिसाइड्स फॉर मोर देन 120 डेज इन द लास्ट ईयर, तो ही आप एलिजिबल हो 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो इसके अंदर हमने क्या देखा? जो पर्सन होगा वो क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन होना चाहिए। साथ ही साथ वो इंडियन सिटीजन रेजिडेंट हो या ना हो, बट उसका पिछले साल 120 दिन से ज्यादा का स्टे होना चाहिए। और एक क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए नेचुरल पर्सन, प्लस में इसको इनकॉर्पोरेशन का तभी अधिकार मिलेगा। आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी, ये 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती। एक नेचुरल पर्सन, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो रेजिडेंट ना हो, बट उसका पिछले साल का स्टे कितना हो? पिछले साल का स्टे 120 दिन से ज्यादा हो, तो ही वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर पाएगा, जो कि होती है 1% कंपनी। अच्छा, 1% कंपनी के अंदर कोई भी माइनर मेंबर 1% कंपनी का मेंबर नहीं बन पाएगा। ओनली मेजर कैन बी द मेंबर ऑफ 1% कंपनी। ऐसे ही नॉमिनी कौन होगा? नॉमिनी के अंदर भी हमने ये सेम कंडीशन डाली है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट और बिकम नॉमिनी, जब तक वो क्या नहीं होगा? जब तक वो नेचुरल पर्सन नहीं होगा, प्लस के अंदर उसका पिछले साल का स्टे 120 दिन से ज्यादा होगा, तभी वो नॉमिनी बनने के लिए हकदार होगा। अच्छा, आप 1% कंपनी के एक बार में एक ही कंपनी के मालिक बन सकते हैं। तो आप एक से ज्यादा 1% कंपनी के मालिक नहीं बन सकते। आप एक ही कंपनी के एक बार में 1% कंपनी के मालिक बन सकते हैं, और आप एक ही कंपनी के एक ही बार में नॉमिनी बन सकते हैं। आप एक बार नॉमिनी प्लस में मेंबर हो सकते हैं, बट आप एक कंपनी के मेंबर और दूसरी कंपनी के दोबारा मेंबर नहीं बन सकते। तो आप एक बार ही मेंबर बन सकते हैं और आप एक ही कंपनी के नॉमिनी बन सकते हैं। तो
आप एक बार मेंबर प्लस एक बार नॉमिनी बन सकते हैं एक ही कंपनी का। तो सर उसके बाद हमने देखा 1% कंपनी को क्या क्या अधिकार नहीं दिए गए। तो आप 1% कंपनी सेक्शन 8 कंपनी के लिए नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते, या फिर वो कैरी आउट करिए एनबीएफसी कोई एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो भी आप 1% कंपनी के अंदर ये काम नहीं कर सकते, और एक ही मेंबर इनका मेंबर रहेगा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 1 और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 1। तो अच्छा सर, इसके अंदर हमने एक चीज और देखी थी कि कैन नॉट इन्वेस्ट इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज और कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ बॉडी कॉर्पोरेट और कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर सेक्शन 8 कंपनी। तो सर हमने इसके अंदर यही चार्ट देखा जो हमारा 1% कंपनी का चार्ट बनता है। मेंबर्स कितने होते हैं? मिनिमम 1 और मैक्सिमम होते हैं 1। उसके डायरेक्टर होते हैं मिनिमम 1 और मैक्सिमम होते हैं 15, और नॉमिनी होता है 1 और मैक्सिमम नॉमिनी भी एक ही होता है। आप एक बारी में एक ही नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हो। नॉमिनी क्यों अपॉइंट करते हैं? सर नॉमिनी इसलिए अपॉइंट करते हैं अगर मेंबर की बाय चांस कोई डेथ हो जाए तो ये नॉमिनी उसकी पोजीशन लेके इस कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को है जो जाया करता है। उसके बाद हमने देखा था पेड अप कैपिटल कितनी होती है 1% कंपनी की, लेस देन और इक्वल टू 50 लाख, और टर्नओवर होता है लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़। अच्छा सर, इफ द लिमिट एक्सीड्स 1% कंपनी का, तो आप ना ये वाला पॉइंट भी काट दीजिए। कहीं जगह ये अपडेटेड नहीं होगा इसलिए मैंने ये डाल दिया था। आप ये वाले पॉइंट को आप काट सकते हैं। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपको ये वाला पॉइंट काटना पड़ेगा, अब ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, हमारी ये वाली पॉइंट, एक हमारा पार्ट हो गया 1% कंपनी का कंप्लीट। आ जाओ नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। यस सर, आ जाओ। अब हमने देखा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर हमने पढ़ा था मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 200। बट प्राइवेट कंपनी वही सारी कंपनी होती है जो कि क्या होती है, जो कि एक्ट करती है आरपीएल। आरपीएल को होते हैं रिस्ट्रिक्ट the transfer of its shares, prohibit any invitation to subscribe to its shares or limit the number of member to 200 except in case of 1% कंपनी, क्योंकि 1% कंपनी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, इसके अंदर 200 मेंबर के अंदर हम क्या क्या देखेंगे? 200 मेंबर के अंदर देखेंगे 2 या 2 से अधिक मेंबर अगर शेयर्स होल्ड करते हैं हम उसको एक ही मेंबर मान के चलेंगे। उसके बाद इंप्लॉइज ऑफ द कंपनी को हम मेंबर नहीं मानेंगे और एक्स इंप्लॉइज ऑफ द कंपनी को भी हम मेंबर नहीं मानेंगे। तो आईसीएआई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है जिसके अंदर वो ये बोलता है, जिसके अंदर वो मेंबर्स की काउंटिंग करता है और बोलता है, क्या बोलता है कि इसके अंदर मुझे बताओ कि ये 1% कंपनी के दायरे में नहीं आती है या नहीं आती। तो आपको इंप्लॉइज हटाने हैं, एक्स इंप्लॉइज भी आपको हटाने हैं। अगर 2 से अधिक लोग अगर शेयर्स हेल्ड करते तो आप उसको एक ही मेंबर मानोगे और उसके बाद टोटल गिनती करोगे कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हुए, तो उसका आंसर आना चाहिए 200 या उससे कम। अगर 200 से ज्यादा होता है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं बन सकती। तो प्राइवेट कंपनी कब बनती है? जब वो काम करती है आरपीएल। आरपीएल का क्या होता है? आर से होता है रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स शेयर्स, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, पी से होता है प्रोहिबिशन फॉर द इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। सर पब्लिक कंपनी में हमने क्या देखा? पब्लिक कंपनी में हमने देखा कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती और उसके जो शेयर्स होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। सब्सिडरी क्या होती है? सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, वो हम क्या मान के चलेंगे? वो पब्लिक कंपनी के दायरे में आ जाएगी। तो सर हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल देखा था। अब हमने ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में 3 तरह की कंपनी देखी, 1% कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी साथ साथ चलते हैं। होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी तब बनती है जब उसके 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर किसके पास होती है? आइदर ऑफ इट्स ओन और विद 1 और मोर सब्सिडरी, तो वो क्या बन जाती है? होल्डिंग कंपनी। या फिर कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो भी वो क्या बन जाती है? होल्डिंग कंपनी। तो हमने ये चीज देखी थी, अगर वो कंट्रोल करिए कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जितने डायरेक्टर्स हैं उसमें से 50% से ज्यादा डायरेक्टर जो है कोई कंपनी के पास पावर अपॉइंट करने का, तो वो बन जाती है हमारी, क्या बन जाती है वो सर? हमारी बन जाती है होल्डिंग कंपनी। और अगर कोई ऐसी कंपनी जिसके अंदर 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर किसके पास हो? 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर जो है उस कंपनी के पास हो, तो वो बन जाती है हमारी होल्डिंग कंपनी। 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर खुद के साथ या फिर और सारी सब्सिडीज के साथ मिला के उसके पास आती है, तो उसको बोलते हैं हम होल्डिंग कंपनी। अच्छा, एसोसिएट कंपनी में क्या देखा था हमने? एसोसिएट कंपनी में देखा था 2 तरह की, या तो कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग अंडर एन अग्रीमेंट। कंट्रोल और पार्टिसिपेशन मतलब कंट्रोल और पार्टिसिपेशन जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर है, वो अगर किसी कंपनी का है तो वो एसोसिएट कंपनी बनती है। या फिर उसका 20% या उससे ज्यादा का टोटल वोटिंग पावर जो है
किसके पास हो, किसी एक कंपनी के पास हो, तो वो कंपनी उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी बन जाती है। तो इस केस में ए और बी के केस में ए क्या है, एसोसिएट कंपनी है बी की, बिकॉज इसके पास 20% या उससे ज्यादा के टोटल वोटिंग पावर है, या फिर वो कंट्रोल और पार्टिसिपेट करती है इन द डिसीजन मेकिंग अंडर दिस एग्रीमेंट। अच्छा, हमने जॉइंट वेंचर्स में देखा था, जॉइंट वेंचर्स होता है वहां जहां पे पार्टीज का जॉइंट कंट्रोल होता है एंड राइट्स होते हैं ओवर इट्स नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। सर एक्सेस टू कैपिटल में होता है लिस्टेड कंपनी या फिर अनलिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसने कोई भी सिक्योरिटी अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट करा रखी हो, चाहे वो उसने शेयर्स करा रखे हो, चाहे उसने डिबेंचर्स करा रखे हो, चाहे वो बॉन्ड्स करा रखे हो, कोई भी सिक्योरिटी अगर उसने स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा रखी हो तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं हम लिस्टेड कंपनी। और उसके अलावा जितनी भी कंपनीज होती हैं वो सारी होती हैं हमारी अनलिस्टेड कंपनी। अच्छा, हमने देखा था स्टार्टिंग के अंदर CLAPS, इसके अंदर हमने देखा था एल से लिमिटेड लायबिलिटी। तो आज हम देखेंगे अब दोबारा से लिमिटेड लायबिलिटी को डिटेल के अंदर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तो हमने ये देखा था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जितना ही वो कंपनी जो है अपने मेंबर से कॉल करा सकती है। और ये कब कब मंगा सकती है कंपनी, ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और गारंटी के केस में ना अमाउंट कितना मंगा सकते हैं, जितना अमाउंट उन्होंने गारंटी कराओ किसके अंदर, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर गारंटी क्लॉज के अंदर अग्री कराओ कि हाँ भाई हम इतना अमाउंट लेके आएंगे। बट वो कब लेके आएंगे, बट वो सिर्फ वो उस दिन लेके आएंगे जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हो रही है, जिस दिन कंपनी वाइंड अप हो रही है, उस दिन ही ये जो है अमाउंट लेके आएंगे। अनलिमिटेड कंपनी में हमने देखा था देयर इज नो लायबिलिटी ऑन द देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर। और ये भी हम कब पैसा मंगाएंगे, ये भी हम सिर्फ एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन पैसा मंगाएंगे, और वैसे हम इसका पैसा नहीं मंगाएंगे। और तो फिर हमने एक चीज देखी इसके अंदर तीनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, जो हमारा लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके अंदर कंपनी जो है पैसा मंगा सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। बट गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी के केस में कंपनी पैसा मंगा सकती है ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अच्छा, अदर कंपनीज में हमने देखा था, सबसे पहले देखा था स्मॉल कंपनी। अच्छा, स्मॉल कंपनी की सर लिमिट क्या होती है, सर स्मॉल कंपनी की लिमिट एज पर लॉ है पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन इक्वल टू 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब। जो कि अब जो अमाउंट है इन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया वो है आज की डेट में 4 करोड़ रुपए का। टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़, जो कि हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब उन्होंने लाके खड़ा कर दिया है 40 करोड़ के ऊपर। तो एक्सेप्शंस क्या होती है, स्मॉल कंपनी क्या क्या, होल्डिंग और सब्सिडरी के केस में आप स्मॉल कंपनी नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते, सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। और स्पेशल एक्ट जैसे IRDA या फिर बैंकिंग एक्ट वाली जो कंपनी होती है वो भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। गवर्नमेंट कंपनी के केस में हमने क्या देखा था, सर गवर्नमेंट कंपनी के केस में हमने ये देखा था ऐसी कंपनी जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जॉइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कितना स्टेक हो, 51% या उससे ज्यादा का स्टेक हो। इसमें 50% नहीं देंगे। होल्डिंग और सब्सिडरी में हमने देखा वन ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मतलब 50% से ज्यादा का 50% या उससे ज्यादा का टोटल वोटिंग पावर किसके पास हो, ऐसी कंपनी के पास हो, तो वो बन जाते हैं हमारी होल्डिंग कंपनी। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास मिला के किसी भी कंपनी का 51% या उससे ज्यादा का क्या है शेयर कैपिटल का स्टेक, तो क्या बन जाती है वो गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, और सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, वो भी हमारी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। तो सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट, तो मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसकी सब्सिडरी कब बनती है, जब वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होता है। तो अगर 50% से ज्यादा भी 50% तक भी वोटिंग पावर है उस कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के पास 50% से ज्यादा, तो भी वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। बट मेन कंपनी का हम स्टेक देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 51% या फिर उससे ज्यादा का। अच्छा, फॉरेन कंपनी क्या होती है, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट दे हैव द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाय एजेंट और थ्रू फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली और कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। अगर ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया बट वो इंडिया के अंदर कोई ऑपरेट कर रही है, चाहे वो फिजिकली कर रही हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर कर रही हो, और कोई बिजनेस एक्टिविटी इंडिया के अंदर कर रही हो, तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर हमने देखा था स्क्रैपर्स वाले काम जो भी कंपनी करती है वो सारी कंपनी आती है सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। तो स्क्रैपर्स होता है साइंस, चैरिटी, आर्ट, रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एजुकेशन, राइट, स्पोर्ट्स, ये जितनी भी काम करती है अच्छे कामों वाली कंपनी को हम बोलते हैं, ये कंपनी अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर सकती है सेक्शन 8 कंपनी में। जो ये प्रॉफिट कमाएंगे वो हम डिविडेंड की तरह नहीं बांट सकते, वो सिर्फ प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए ही ये यूज हो सकता है। ऐसी कंपनी को जो एप्लीकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रूव करती है और इनको अपने नाम के आगे से प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड को हटाना पड़ता है। उसके बाद हमने देखा था
लाइसेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसका लाइसेंस जो है रिवोक कर सकती है और इसको स्टेटस चेंज कर सकते हैं प्राइवेट से पब्लिक कंपनी का, और वाइंड अप के भी अधिकार से सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप अमेलगमेट हो जाओ ऐसी किसी कंपनी में जिसका सेम ऑब्जेक्टिव हो। तो ये कब होगा? अगर आपने कोई वायलेशन करा है ऐसी कंडीशन का जिसकी वजह से आपको लाइसेंस जो है मिला हो। उसके बाद हमने देखा एडवांटेजेस क्या होते हैं सेक्शन 8 कंपनी को बुलाए। एडवांटेजेस होते हैं आप जो है जनरल मीटिंग का 21 डेज का ना नोटिस देके आप 14 डेज के अंदर भी इसकी जनरल मीटिंग को बुला सकते हो। उसके बाद इसके अंदर ना ही कोई मिनिमम डायरेक्टर की लिमिट होती है, ना ही कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट होती है, और इसके अंदर आपको कोई भी नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी या फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी को भी इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म भी जो है इसका मेंबर बन सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी का। उसके बाद सरप्लस एसेट्स इन केस ऑफ अगर कोई वाइंडिंग अप होती है सेक्शन 8 कंपनी का, वो कहां पे डोनेट होगा? ऐसी सिमिलर कंपनी का सिमिलर ऑब्जेक्ट हो। अगर कोई कंपनी का साइंस का ऑब्जेक्ट है और साइंस की कंपनी वाइंड अप हो रही है तो वो साइंस सिमिलर साइंस के प्रोजेक्ट के अंदर वो अपने सरप्लस एसेट्स को क्या कर सकती है सर? डोनेट कर सकती है। डोरमेंट कंपनी कैसी होती है? डोरमेंट कंपनी आर दोस टाइप ऑफ कंपनी जो कि जिन्होंने पिछले पिछले कितने सालों के अंदर, पिछले 2 सालों के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना करी हो और उन्होंने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल ना करो, ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। इसने क्या ना करो? इसने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना करी हो, ना ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स को फाइल करा हो पिछले 2 सालों के अंदर अंदर। बट अगर आपने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर दी तो आपका जो स्टेटस है डोरमेंट कंपनी से हटा लिया जाएगा। बट अगर आप ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करते हो, पेमेंट ऑफ फीस टू रजिस्ट्रार या फिर पेमेंट मेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, या फिर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी करते हो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, या फिर आप करते हो पेमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस, क्योंकि आप ऑफिस स्पेस तो ले रखी होगी, अगर आप उसकी मेंटेनेंस करते हो तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर नहीं काउंट होगी और इसको जो है आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस बरकरार रखोगे। कंपनी फाउंड फॉर द फ्यूचर प्रोडक्ट, अगर आपने कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट जैसे कोई लैंड या फिर आईपीआर ले लियो, उसके लिए अगर वो कंपनी बनती है कि भाई अब आप कमर्शियलाइज तो करोगे 4-5 साल बाद, क्योंकि अभी तो आप R&D स्टेज पे हो, तो इस केस में जो ऐसी कंपनीज बनाते हैं या फिर कोई पेटेंट राइट उन्हें लेना होता है किसी कंपनी के तहत, तो वो डोरमेंट कंपनी बनाते हैं। निधि कंपनी कैसी होती है? जो कल्टीवेट करती है द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग, मतलब वो लोगों को मिला के उनको एक हैबिट डेवलप करती है सेविंग्स करने की। फॉर एग्जांपल कमिटी जो आप बच्चे या फिर आपके मम्मी पापा डालते होंगे। अब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि 2 कंडीशंस मीट करते हैं तभी वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो गवर्नमेंट कंपनी होती है और सेकंड ऑफ ऑल वो एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड कहाँ हो? अंडर अ एक्ट ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट। अब ये कौन कौन सी होती है कंपनी? जैसे LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सर उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 7 के अंदर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अच्छा, यहाँ तक हमारे टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। तो सर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, ये सारे इसके स्टेप्स हैं।